अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज My आप आए। pleasure. Thank you so much. सर, आज तो एक ही खबर है जो सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है कि देखी जा रही है, ईरान और इज़राइल की। कैसे देखते हैं आप इसको? देखें, आज मैं आपको सब इस वक्त बताता हूँ वॉशिंगटन डीसी में सारा कुछ क्या हो रहा है। जो इंटरनेशनल मीडिया जो कि जिनके वर्जन एशियन वर्जन से डिफरेंट होते हैं। एक तो सबसे बड़ी खबर ये आई है कि 25 मिनट की बात हुई है बीबी नेतन्याहू की और जो बाइडन की, और उसमें ये डिस्क्लोज करने, ये उसमें से अनफोल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि बातें क्या हुई। बात ये हुई उसमें से जो निकल रही है इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में, और सीएनएन ने भी कवर किया है कि जो बाइडन ने कहा है कि अगर इसराइल ने रिटेलिएट किया तो वो इसका हिस्सा नहीं बनेगी। दूसरी तरफ इस वक्त सेंट काम के जनरल जो हैं वो माइकल कोरला उनका नाम है, वो इस वक्त तेल अवीव के अंदर हैं। वो एडवाइस कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले ही थे वो वहां पे। यहाँ पे जो कई और चीजें नई आई हैं वो ये आई हैं कि जब इसराइल ने दमिश्क में सीरिया के अंदर अटैक किया था, तो उसमें उन्होंने अमेरिका को एतमाद में नहीं लिया था, और उस पर भी अमेरिका ने उनको एहतजाज किया है उसको। अब इसमें 300 से ज्यादा इस वक्त जो एक इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है, सीएनएन ने भी इसको कवर किया है कि 300 से ज्यादा मिसाइल जो है वो दागे गए वहां से। 72 घंटे पहले का नोटिस दिया गया, फिर उसके बाद 10 घंटे का नोटिस दिया गया और बताया गया कि किस तरीके से अटैक किया जाएगा। और लोग स्पेकुलेट ये कर रहे हैं कि इसमें ईरान ने जानबूझ के किसी रेजिडेंशियल एरिया का निशाना नहीं बनाया, और एक आर्मी बेस को निशाना बनाया जिस पे जो कि खाली करा ली चुकी थी। इसराइल ने वहां से उसको खाली करा लिया था। 99% कहते हैं कि इस वक्त जो मिसाइल हैं वो रोक लिए गए। जो सिग्निफिकेंट बात इसमें से जो नजर आई है कि जॉर्डन और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया, उनके तैयारों ने भी मिसाइल नीचे गिराए उन्होंने। अब इसमें एक और बात ये आ रही है कि तकरीबन 15 मिसाइल सुना है कि उन्होंने मेन लैंड इसराइल के ऊपर जाके वो निशाने अपने हदफ पे गिरे। कुछ लोग इसको कह रहे हैं ये कि नूरा कुश्ती है, ये सिर्फ इसमें से सिर्फ ऑप्टिक्स हासिल किए गए हैं, इस पे कोई असली हमला जो था वो टारगेट नहीं था इसराइल का, ईरान का। इसमें से ईरान ने क्या खोया क्या पाया है, एक तो उनकी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर उनको पीआर में हेल्प मिली है। यहां तक कि अफगानिस्तान के तालिबान हैं, उन्होंने भी उनके स्टेप को सराहा है। ईरान के अंदर जो है वो जश्न मनाए जा रहे हैं इस वक्त। दूसरा, पहली दफा ईरान की सरजमीन से इसराइल के ऊपर अटैक किया गया है। इसमें से उनके जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने ट्वीट भी किया है कि हमने अपने हदफ अचीव कर लिए। हदफ के बारे में जो एनालिस्ट बातें कर रहे हैं कि उन्होंने टेस्ट किया है इसराइल के डिफेंस सिस्टम को, और उसको दोबारा किसी बड़े हमले के लिए उनके पास इस वक्त कोई डाटा आ चुका। डाटा से मुराद ये है कि कितने किस किस्म के वो चीजें यूज करेंगे जो इसराइल को हिट कर सकती हैं। दूसरा, इस वक्त 1.5 लाख से 2 लाख रॉकेट मौजूद हैं हिजबुल्लाह के पास, और वो भी जाहिर है जब उन्होंने उनका एयर डिफेंस सिस्टम चेक कर लिया है तो उनको पता चल चुका है कि वो किस तरीके से इसराइल को हर्ट कर सकते हैं। ये इसमें से ईरान की अचीवमेंट है। इस वक्त उनकी अपनी वॉर कैबिनेट की मीटिंग जारी है कि इस पे हमने रिटेलिएट करना है, क्या करना है। इस पे अगला सवाल ये होता है कि ईरान क्या कर सकता है। ईरान के पास अब एक जवाब मौजूद है कि वो ईरान के एटमी तनसीबात के ऊपर हमला कर सकते हैं, क्योंकि वो रिटेलिएट अगर करेंगे। अगर रिटेलिएट करेंगे तो अमेरिका ने कहा उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। दूसरा, लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं अगर रिटेलिएट करते हैं हो सकता है रशिया इसमें जंप करे ईरान के साथ। कुछ लोग ये कहते हैं, अभी तक ये मुस्तनद खबर नहीं है कि ये वाकई ही रशिया ने कहा है। लोग कहते हैं किसी फेक अकाउंट से पुतिन की कॉपी की गई, उन्होंने ट्वीट किया है कि अगर रिटेलिएट किया गया तो इसमें रशिया जंप कर सकता है। अब दुनिया को सबसे बड़ा भारत के हवाले से दो चीजें नजर आती हैं। भारत के 18,000 लोग जो है भारतीय वो इसराइल के अंदर है, 10,000 के करीब इस वक्त ईरान के साथ है। जो मुख्तलिफ कंट्रीज के रिएक्शन आए हैं, जिसमें भारत ने रिएक्ट किया है, उसमें पाकिस्तान ने रिएक्ट किया है। तालिबान का मैंने आपको अर्ज किया है कि उन्होंने रिएक्ट किया है। इसके ऊपर अमेरिका रिएक्ट कर चुका है कि उन्होंने कहा है कि हम डिफेंस के लिहाज तक इसराइल के साथ खड़े हैं लेकिन ऑफेंसिव के साथ नहीं है। पाकिस्तान ने क्या रिएक्ट किया है,
उन्होंने बड़े एक कैलकुलेटेड सा एक डिप्लोमेटिक जो आंसर दिया है, बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी से यही डिस्कस कर रहा था। उन्होंने आईएमएफ के कर्जों को सामने रखकर स्टेटमेंट दी है कि ये ना हो कि कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी जाए, मुजम्मत भी नहीं की गई उसमें, ऐसी ना कोई स्टेटमेंट दे दी जाए कि हमारा आईएमएफ का प्रोग्राम डीरेल हो जाए। और औरंगजेब साहब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थोड़े दिनों तक वॉशिंगटन डीसी आने वाले हैं, तो बिल्कुल सर पहुंच गए, अब तो खबर आ रही थी। 14 को आना था उन्होंने, तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया जिसमें वो के उस पर रिएक्ट गुरु शर्मिंदगी हो वॉशिंगटन डीसी के अंदर। दूसरा, भारत ने भी बड़ा कैलकुलेटेड रिस्पॉन्ड दिया उसमें। उन्होंने क्योंकि उनके रिलेशनशिप चाबहार के हवाले से ईरान के साथ हैं, उसके हवाले से साउथ चाइना सी में उनके रिलेशनशिप बहुत पुराने हैं ईरान के साथ, और दूसरी तरफ देखा जाए तो इजराइल के साथ भी डिफेंस रिलेशनशिप है भारत के। और एक सबसे बड़ी जो खबर इस वक्त पिछले दिनों में आई थी कि 1 लाख भारतीय जो है वो फलस्तीनियों को वहां पर रिप्लेस करेंगे इजराइल के अंदर। दूसरा, इजराइल जो है वो हाईटेक आईटी के जो वो स्टार्टअप्स हैं उनमें बहुत आगे है, और भारत आपको पता है कि दे आर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके रिलेशनशिप भी उनके साथ हैं, तो वो किसी किस्म के रिलेशनशिप में बिगाड़ नहीं चाहते। अब इसका रिएक्शन क्या आएगा जो सोचा जा सकता है, जिस पे भारत भी बहुत केयरफुल है। इसमें अगर इसको एस्केलेट होती है, रेड सी के अंदर जो तेल की आमतौर रफ्त है वो रुक सकती है, महंगाई का एक नया दौर आएगा। भारत जो है उसमें ईरान से पहले ही तेल ले रहा है, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर तेल ले रहा है, डंके की चोट पर तेल ले रहा है। उन पे इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे जिस तरह के पाकिस्तान जैसे छोटे कंट्रीज जो कि पहले ही अनऑर्गेनाइज्ड हैं और बिल्कुल ही कभी कल का सोच के नहीं चले, उनके हालात खराब हो जाएंगे। आरजू, मुझे हमेशा आपकी फिक्र रहती है कि या आप साइकिल पर आ जाएंगी या फिर गधा आपको खरीदना पड़ेगा ट्रेवल करने के लिए। आपके हालात बड़े सख्त खराब हो जाएंगे आने वाले दिनों में। अब उससे आगे थोड़ा चलते हैं कि अब 2-3 पॉसिबिलिटीज आगे इस वक्त क्या है। पॉसिबिलिटी ये है कि ताइवान बिल्कुल ताइवान के मसले से तवज्जो दुनिया की हट चुकी है। गाजा के अंदर जो किलिंग हो रही थी उससे तवज्जो हट चुकी है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ईरान और इजराइल के ऊपर है कि ये आगे कहां जाते हैं। बड़े नाजुक मोड़ पे हैं। अगर इससे यहां से एस्केलेट करते हैं, एक भी गलत मिसाइल जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा सकता है। रशिया चाइना अलायंस है इस वक्त जो सबसे बड़ा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए खतरा है, कि रशिया चाइना अलायंस। चाइना की स्टेटमेंट ये आई है कि अगर रशिया के ऊपर अटैक किया गया या रशिया को कहीं हो तो वो मिलिटरीली सपोर्ट देम। दूसरा, चाइना हमेशा सोच कर देता है स्टेटमेंट इसमें, क्योंकि वो कभी भी अपने ट्रेड को खराब नहीं करना चाहते। दूसरा, उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो सीरिया तक पहुंच चुका है, तो जाहिर है वो उसमें भी ज्यादा जंप नहीं करना चाहते। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि इस सारे सिलसिले में 99% जो एक और बड़ी बात जो इसमें लोगों ने वॉशिंगटन डीसी के अंदर डिस्कस की जा रही थी कि जो आयरन डोम है इजराइल का बड़ा महंगा है उसको इस्तेमाल करना। उसके बाद उन्होंने डेविड स्लिंग एक डिफेंस सिस्टम है उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है। एरो डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका का बना है उसको इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जितने भी ये सारे आर्मामेंट्स जो इस्तेमाल किए इजराइल ने बहुत महंगे हैं। तकरीबन 50,000 से 1-1 लाख का मिसाइल जो है वो ड्यूरिंग उसमें आयरन डोम में इस्तेमाल होता है जब वो इंटरसेप्ट करता है। वर्सेस ईरान ने जो टेक्नोलॉजी यूज की ज्यादातर ड्रोन्स में, जो कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी की रिवर्स टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, वो तकरीबन सुना है बहुत सस्ती है, 500 से 1,000 डॉलर या 1,500 तक वो बनता है। तो ये सारी सूरत हाल है। अब देखें इसमें दुनिया किस रुख जाती है। आज अमेरिका की तरफ से जिस तरह मैंने आपको बताया कि आर्मी जनरल वहां पहुंच चुके हैं, और जो पाकिस्तान पे रिएक्शन आएगा अगर यहां से एस्केलेशन जाती है, पेट्रोल बंद होगा, ईरानी बॉर्डर पे स्मगलिंग बढ़ जाएगी। एक तो ईरान के रिफ्यूजी पाकिस्तान में आएंगे, दूसरा जो बॉर्डर पे आप चाहते हैं कि स्मगलिंग की जाए उसकी मिकदार बढ़ जाएगी। तेल भी स्मगल होके आएगा, जाहिर है जब रेड सी से नहीं आएगा। पूरी दुनिया में एक महंगाई का तूफान आएगा अगर इससे हम आगे जाते हैं। लेकिन अब देखें कि पाकिस्तान वैसे भी एक बंद गली में फंसा है। पिछले दिनों आपने पाइपलाइन की बात की अमेरिका से, तो उन्होंने साफ जवाब दिया। अब आप पाइपलाइन की तरफ बढ़ते हैं तो $8 बिलियन आईएमएफ का रुक जाएगा। अगर आप पाइपलाइन की तरफ जाते हैं ईरान के साथ
तो फिर अगर नहीं जाते तो आपके पास $20 बिलियन का उन्होंने आपके ऊपर केस करना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो उस हालात से आप बड़े बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। देखें आने वाले दिनों में अब क्या निकलता है आपके लिए। लेकिन सर ये भी लोग कह रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज जो हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ईरान ये कोशिश कर रहा है कि सैंक्शंस हटा दी जाएं। वो हट गई, जो कि भारत भी जिस चीज का हामी है वो भी चाहते हैं कि ईरान जो है वो थोड़ा सा उसको मौका दिया जाए सैंक्शंस हटा के। तो फिर तो ईरान तेल देने लग जाएगा सब लोगों को, तो गल्फ कंट्रीज इनको प्रॉब्लम आएगी ना। पाकिस्तान तो चले है ही बीच में फंसा हुआ। ईरान के लिए भी इश्यूज हैं, गल्फ कंट्रीज के लिए भी इशू, पूरी दुनिया के अंदर। जब जाहिर है तेल की आमदोरफ्त बंद होगी तो उसमें तो एक कमोशन तो होगा उसमें। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी एक आपको ऐड करना चाहूंगा कि जो कतर के अंदर इनकी आर्मी बेसिस हैं, बहरीन के अंदर भी आर्मी बेसिस हैं। इन्होंने इस जंग ये करने से पहले इन्होंने अमेरिका को वार्न किया है कि यू कैन नॉट यूज दीज आर्मी बेसिस टू अटैक ईरान। ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात थी, ये भी मैं आपको ऐड करना चाह रहा था। इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया वाकई ही अगर देखा जाए तो बड़े नाजुक मोड़ पे है। अगर इसराइल ने इस पर रिटेलिएट किया तो द सर्कमस्टांसेस विल बी आउट ऑफ हैंड। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बल्कि रशिया से ये खबरें आ रही हैं, रशिया, चाइना, ईरान और उनके साथ उनके एलाइज इराक, यमन, ये एक साइड पे होंगे, लेबनान एक साइड पे होगी, लाबी बनेगी, और दूसरे इसराइल के साथ उनके एलाइज हैं, जिसमें अमेरिका सबसे आगे है, यूके है, फ्रांस है और ये दूसरे ममालिक हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ज्यादती है इस पे, इंसानी जिंदगियों का ज़िया होगा। पहले ही 34,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। इतने ही दूसरी साइड से इतने तो नहीं है, तकरीबन 1200-1400 जो इजरायली मारे गए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जंगे मसलों का हल नहीं होते। मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक सोर्सेज को पहले इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सर अमेरिका की तरफ से भी तो स्टेटमेंट यही आया था कि वो इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे ना। वो ये कह रहे हैं कि इजराइल जो है वो पलट के दोबारा किसी किस्म का हमला करे। इस चीज को रोकने की ही बात अमेरिका और यूके सब तरफ से की जा रही, तो किसी को सुना नहीं जाएगा। भारत पहले ही कह चुका है कि वो इस तरह की चीज को सपोर्ट नहीं करते। कई बार पीएम मोदी ने भी कहा है कि जी ये वक्त जो है या जंग का नहीं है, इस तरह की वॉर्स का नहीं है। तो कोई नहीं सुन रहा क्या? नहीं, मेरे ख्याल में इसराइल जो है हमेशा अपनी मनमानी करता है। इस वक्त इसराइल की सबसे ख्वाहिश बड़ी ये है कि अमेरिका को किसी तरीके से ड्रैग करके वार में लाया जाए, और अमेरिका बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा के फिर रहा है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है उनका टोटल इस वक्त अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है, दे आर गेयरिंग टुवर्ड्स चाइना। वो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकाल के उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को इस पोजीशन पे लाया गया है कि टारगेट करें वो चाइना को। लेकिन उसमें ये देखें कि इसराइल कुछ भी करने से पहले अमेरिका को वॉर नहीं करता, पूछता नहीं है। इसराइल अपनी मनमानी करता है और इस पे अमेरिकन बड़े डिसअपॉइंटेड हैं। अगर देखा जाए तो इसमें इस वक्त दो चीजें चल रही हैं। इसराइल के अंदर भी इलेक्शन होने वाले हैं। उसके ऊपर अगर वो आगे अपने आप को सही तरीके से प्रोटेक्ट या रिटेलिएट नहीं करते तो नेतन्याहू लूज कर जाएंगे। अगर वो रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से हमारे बाबा जी बाइडन हार जाएंगे। तो दोनों तरफ पे इलेक्शन है, तो इलेक्शनों का भी एक सियासी भी इसकी सूरत हाल है। दूसरी एक जो नई चीज उभर के सामने आई है, पहले इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करने के लिए दो मुल्क आगे आगे होते हैं, एक सऊदी अरेबिया और दूसरा टर्की। तो जब से उन्होंने ये अटैक किया, चाहे सेरेमोनियल अटैक है, चाहे नूरा कुश्ती है, जो लोग कहते हैं कि उन्होंने फेस सेविंग की है, लेकिन जिस तरीके से पूरी दुनिया के इस्लामिक वर्ल्ड से उन्होंने रिएक्ट किया है, जश्न मनाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने मुबारकें दी हैं, उसमें मेरे ख्याल में ईरान जो है ने गेन किया है। उसने पब्लिक सपोर्ट हासिल की है, और इसमें लूजिंग साइड पे जो नजर आ रहा है वो इसराइल, अमेरिका है, और दूसरे टर्की और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। जॉर्डन के खिलाफ भी इस वक्त मैं इंटरनेट पे मैंने देखा था, जो किंग ऑफ जॉर्डन है उसके खिलाफ एक पूरी कैंपेन जारी है। लोग उसके ग्रैंडफादर को इस वक्त क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर अपना रोल अदा किया था। उन्होंने टर्किश को, ऑटोमन एम्पायर को सपोर्ट नहीं किया था। उन्होंने उनके दूसरे लोगों को, प्रेसर्स को, जो जंग लड़ रहे थे खिलाफ यूरोपियन, उनको सपोर्ट किया था। तो आज वो भी, उनको भी कहा जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ विद ईरान दे आर विद देयर अदर कंट्रीज। और इस वक्त अब देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो है अभी तक तो सुकून है। इजराइल में कहा गया कि लोग शेल्टर से निकल आए बाहर, और ऑलमोस्ट दे आर नॉर्मल। अब देखें
क्या होता है। लेकिन सर पाकिस्तान में तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, जो मैं टीवी चैनल्स वगैरह देख रही थी वहाँ ये बात भी की जा रही है और सोशल मीडिया पर भी, कि ईरान ने सिर्फ एक कहना चाहिए धमकी के तौर पे या मासूमियत। सिर्फ दिखाने के लिए किया, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि सैंक्शंस हट जाए किसी तरीके से। तो क्या सैंक्शंस हट पाएंगी ईरान पे से? मुश्किल। देखिए इसमें सैंक्शंस अब उसमें किस तरह हटेंगी। एक तो जो बाइडन इस वक्त लैम डक उसको कहते हैं, लैम डक से मुराद ये है कि उनका एक पाँव उनका व्हाइट हाउस से बाहर है, एक अंदर है। लोग, सारी दुनिया जो है, डिप्लोमेट्स परेशान है। लोग समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज कमिंग बैक। डोनाल्ड ट्रंप वापस आते गए तो उनका सबसे बड़ा पहला जो स्टेप, पिछले दौर में वो हमेशा ब्रैग करते हैं कि मैंने ईरान को सैंक्शंस के जरिए चोक कर दिया था। तो वो अगर अगर रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन आती है वापस, तो मेरा नहीं ख्याल ईरान से सैंक्शंस हट पाएंगी, बल्कि और ज्यादा टाइट हो जाएंगी। लेकिन इसमें अगर देखा जाए, इस वक्त लोग जो बार बार कह रहे थे, तो उन्होंने जो अटैक किया है, शायद वो कहते हैं हमने टेस्ट किया है इसराइल के डिफेंस सिस्टम को। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ लोग ये भी कहते थे कि इस वक्त दुनिया के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले पहले जो कुछ करना है कर लें वो, क्योंकि अमेरिकन इस वक्त बीमार और लेचार नजर आ रहे हैं, बेबस नजर आ रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब वापस आएंगे तो जाहिर है वो पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। पेंटागन जो इस वक्त डिमोरलाइज हो चुका है, जाहिर उनके लिए वो, उनको किसी न किसी तरीके से वो खुश करने की कोशिश करेंगे। पहले भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूक्रेन से अपनी तवज्जो हटाना चाहते हैं। वो कह चुके, स्टेटमेंट दे चुके हैं कि रशिया कैन डू व्हाटएवर दे फील लाइक इट। और दूसरा, एक जो सबसे बड़ा यूरोपियन यूनियन और एलाइज परेशान है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद नेटो से विड्रॉ कर जाएं, क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं कि यूक्रेन की जंग यूरोप की जंग है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज इस वक्त वहां पे पैसे नहीं डाल रहे, जंग के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे। सारी की सारी जंग जो है वो अमेरिका लड़ रहे हैं। तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप सब कई दफा कह चुके हैं कि यूक्रेन, आई विल नॉट गिव अ सिंगल डॉलर टू यूक्रेन एंड देयर वॉर। तो इसमें एक पूरी दुनिया का एक दफा सारी पॉलिसी चेंज आएगी। और यही लोग कहते हैं कि इस वक्त अगर इजराइल के पास एक विंडो है कि वो एटॉमिक एसेट्स पे हमला करे ईरान के, और ईरान के पास ये अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अमेरिका इसमें नहीं आएगा जंग में, तो वो जो कुछ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन देखें, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये भी एक पॉइंट है कि दिस वाज जस्ट टू शो, ये कोई सही अटैक नहीं था कि ड्रोन्स जो है उनको उड़ाया जाए, और वहां इतने 1000 मील का डिस्टेंस है और घंटे उसने लगना था। बल्कि यहाँ पे लोग मजाक करते हैं कि उन्होंने ड्रोन्स उड़ाए, उनमें भी लाइटें जला के, ताकि आसानी हो इनको गिराने के लिए। और फिर नोटिस दिया गया है कि 72 घंटे का, फिर 10 घंटे का। तो ये दिस वाज नूरा कुश्ती थी, सारा ड्रामा था। बिल्कुल सर, बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन सर लास्ट में मैं पूछना चाहूंगी, आपको लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं? चांसेस देखिए हैं? देखिए, दो चीजें हैं इस वक्त। मैंने आपको बताया था कि दुनिया, इलान मस्क ने पिछले दिनों कहा था कि हर कंट्री के अंदर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो स्ट्रांग है। और जब एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अमेरिका की अपना पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को रोका जाए। और इस वक्त स्पेकुलेशन ये है कि अगर ये भी सोचा जा रहा है कि उस इलेक्शन से पहले उनको अरेस्ट कर लिया जाए। एक नया केस इन्होंने न्यूयॉर्क में हश मनी के हवाले से उसको इन्होंने खोला है। कहते हैं उसका सिर्फ, और वो क्रिमिनल केस है, और उसमें ये इनकी ख्वाहिश है, और लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद उनको अरेस्ट कर लिया जाए। अगर अरेस्ट किया गया तो फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, और अगर अरेस्ट ना किया तो पहले ही उनकी पॉपुलैरिटी बहुत आगे है। कुछ लोग अब ये भी कह रहे हैं कि ये इस वक्त अमेरिका स्पीकर, हमारे यहाँ कांग्रेस के जो स्पीकर हैं, उन्होंने अगले दिन बयान दिया है कि तकरीबन इस वक्त 25-26 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स जो है, जो स्पेनिश है इलीगल, वो आ चुके हैं। ये उनसे वोट डलवाएंगे और इलेक्शन में धांधली करेंगे। तो इस तरह के खदशात मौजूद हैं। लेकिन वैसे पॉपुलैरिटी में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप नंबर 1 है। और उनकी नंबर 1 होने की वजह उनकी अपनी पॉपुलैरिटी नहीं है, जो बाइडन की नाकामियां है। एक तो वो बुजुर्ग बहुत हो चुके हैं, जहाज की सीढ़ियों पे चढ़ने की सलाहियत नहीं रखते, तकरीर क्या करेंगे। स्टेज पे 2 लोग उनको पकड़ कर लेकर जाते हैं, 4 उनको नीचे लेकर आते हैं। तो वो एक मजाक बन चुके हैं। सारी उनकी अपनी पार्टी के अंदर से आवाजें हैं कि इस वक्त कंट्री को बराक ओबामा चला रहे हैं। तो दुनिया ये समझती है कि इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा के दरमियान। लेकिन सर पाकिस्तान के लिए पॉलिसीज वही रहेंगी, या कोई भी प्रेसिडेंट चेंज होता है उससे अमेरिका में, तो क्या पाकिस्तान के लिए या किसी भी कंट्री के लिए पॉलिसीज चेंज होती हैं, या आपको लगता है कि पॉलिसीज वही रहती हैं? नहीं, पॉलिसीज जो है, ज्यादातर पॉलिसीज वही रहती हैं, क्योंकि दे आर अबव द पे ग्रेड ऑफ द प्रेसिडेंट। जो डिफेंस रिलेटेड है, अमेरिकन एसेट्स रिलेटेड है। लेकिन एक फंडामेंटल डिफरेंस पार्टीज का अपना होता है, उनका मिजाज डिफरेंट होता है। मिजाज इस तरीके से, मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूंगा। डेमोक्रेट पार्टी लार्जर गवर्नमेंट में बिलीव करती है,
और वो पेंटागन को स्ट्रांग नहीं करना चाहती। वो अपने सोशल प्रोग्राम्स के ऊपर पैसा लगाते हैं। वो जो वो कहते हैं कि वी डोंट नीड टू बी द पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। अब दूसरी तरफ पे जब रिपब्लिकन आते हैं तो वो पेंटागन को स्ट्रांग करते हैं, आर्मी को सपोर्ट करते हैं और अपने डिफेंस पे खर्चा करते हैं। तो जब डिफेंस पे खर्चा किया जाता है तो एलाइज को अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिवाइज किया जाता है। तो उसमें मैंने कई दफा पहले कहा है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ना होने के बराबर है, लेकिन आपकी जियोग्राफिक लोकेशन जो है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी है। आपका बॉर्डर होना, बहुत बड़ा बॉर्डर होना इंडिया के साथ, फिर ईरान के साथ, फिर अफगानिस्तान और चाइना के साथ, तो इस वजह से आपकी इंपॉर्टेंस है। वरना अगर ये बॉर्डर ना हो तो वरना आप भूटान और नेपाल को कौन पूछता है, बर्मा को कोई पूछता नहीं है। तो ये आपकी हालत भी दर हकीकत, आपने बड़ी कोशिश की है कि आप भूटान बन जाएं। आप आज भी बहुत बिजी हैं इस काम के, आप बिल्कुल रिवर्स गियर पर हैं। 3-4 मसाइल हैं आपके फंडामेंटल, दहशतगर्दी, इकोनॉमी, करप्शन, लेकिन किसी के मुंह से मैंने ये 3 लफ्ज अभी तक नहीं सुने। चाहे बड़े से बड़ा वो जज हो, जर्नैल हो, जर्नलिस्ट हो, सियासतदान हो, पता नहीं क्या बात है कि आप बिल्कुल ही पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही सर, लेकिन फिर भी सर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अमेरिका में है और आई होप कि जल्दी वो कोई खुशखबरी सुनाएंगे कि कुछ पैसा मिल गया और नहीं हम आर्मी उसको। नहीं देखें, कर्जा मिल जाना खुशखबरी मेरे ख्याल में तो नहीं होती, नंबर 1। बिल्कुल। दूसरा, ये मैं इतला अर्ज करना चाहूंगा, ये पहली दफा बिलियंस डॉलर्स नहीं यहाँ से लेकर जाएंगे। ये 26वां प्रोग्राम होगा और ये डॉलर पाकिस्तान नहीं पहुंचेंगे, ये रास्ते में रुक जाते हैं। ये जो कोशिश कर रहे हैं आईएमएफ से पैसे लेने के लिए, ये उन्हीं के पैसे हैं, आपके नहीं है। हाँ, ये जरूर है हाँ। कि आपके गुर्दों पे निशानियां लगवा जाएंगे कि आपका मगर लेफ्ट सर वाला ये गुर्दा लेना है या राइट वाला गुर्दा गुर्दा लेना है। सर ये तो खुशखबरी ही कहते हैं ना, जब भी मिल जाता है। आपको याद होगा इसाक डार साहब भी रात के 3 बजे ट्वीट किया करते थे कि जी खुशखबरी जी, कर्जा मिलने के लिए ओके हो गया है। मैं यहाँ देखने वालों को, अपने प्यारों को ये बताना चाहूंगा कि ये पहली दफा कर्जा पाकिस्तान नहीं लेगा। 1950 में जो है लियाकत अली खान साहब ने $6 लाख इमदाद ली थी अमेरिका से, जिसके बारे में नेहरू साहब ने कहा था कि लियाकत ने ये जो मूंगफली ले ली है ये इसके गले में फंसेगी, और वो 1950 में ये फंसी है हमारे गले में, आज तक नहीं निकल रही। 1947 में आप आजाद हुए, पहला 6 लाख आपने लिया था 1950 में। उससे पहले आप यहाँ पैसे मांगने के लिए बड़ी कोशिश करते रहे, लेकिन इन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। इन्होंने कंबल और खैमे दिए थे जो मुहाजिर आए थे इंडिया से, लेकिन आप पता नहीं क्या बात है, आप विदेशी तौर पर ही इस तरह मांग रहे हैं, पता नहीं। और क्या, मैं कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं? मैं तो खुद मुहाजिर हूं, मैं तो खुद पॉलिटिकल असाइलिम हूं अमेरिका में। मुझे आपने निकाला वहां से 36-37 साल पहले, और आपने मुझे निकाल के कहा जाओ किसी और मुल्क में जाके मजदूरी करके उनकी तरक्की का बायस बनो। मेरा अलमिया यही है। और इस वक्त भी अगर आज अमेरिका बरतानिया के वीजे खोले जाएं तो वहां रहेगा ही नहीं, कोई नहीं रहेगा। मौलवी भाईजान सबसे पहले लाइन में आगे होंगे। मैं बल्कि अगले दिन यह चीखा हूं किसी जगह पे, टीवी इंटरव्यू पे, ये कैसे जिहादी हैं, रहना क्रिश्चियन कंट्री में चाहते हैं, अपने कंट्री इस्लामिक कंट्री में नहीं रहना चाहते। दाढ़ियां इतनी इतनी बड़ी हैं, रहना क्रिश्चियन कंट्री में चाहते हैं, और जब यहां पांव लग जाते हैं कहते हैं यहां शरिया लगाएंगे। जहां से आए हैं वहां शरिया नहीं है। सोच के बिल्कुल। लेकिन सर आप जैसे लोगों की बात सुनकर ही शायद यहाँ पे कुछ लोगों को होश आए और कुछ कंट्री के बारे में भी सोचे, इसीलिए हम लोग बात करते रहते हैं और दुआ करते हैं कि इनको कोई असर हो। आरज़ू, 2 चीजें बता देता हूं, उसके बगैर कोई कंट्री भी, 2 चीजें मैंने जो भारत का केस सबसे पहले मेरे सामने पड़ा है, एजुकेटेड मिडिल क्लास और उसके बाद नेशनलिज्म। ये सिर्फ 2 सीक्रेट है। सबसे बड़ा वेपन भारत का उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ा टूल। दूसरा सबसे बड़ा टूल उनका एजुकेटेड मिडिल क्लास है। तीसरा तड़का जो है बोनस दिया है मोदी जी ने नेशनलिज्म का। और बार बार यहां लोग बात करते हैं, हिंदुत्व बात करते हैं। 600 साल का उनका हॉलीकास्ट है भारत का। आप जरा 1 मिनट आंखें बंद करके सोचें कि इन्वेडर्स, ये जो पठान चलते थे यहां से काबल से, इन्होंने क्या क्या जुल्म भारत के अंदर नहीं किया 600 साल तक। जरा आप उनके 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 जूतों में पांव डाल के जरा देखें उनके, आप फिर कहते हैं हिंदुत्व। 600 साल उन्होंने कौन सा मंदिर छोड़ा उनका वहां पे, क्या नहीं किया उन्होंने। कभी होली पे पाबंदी, कभी इस चीज पे पाबंदी, नक्शे तब्दील कर दिए उन्होंने, मजहब तब्दील कर दिए। पाकिस्तान बनाने वाले तो ये सारे काबली भाईजान थे, मार मार के पाकिस्तान इन्होंने बनवाया इन लोगों से। तो जरा उनको, उनका भी तो देखें उनके साथ क्या हालत। तो अब वो नेशनलिस्ट है, मैं तो खुश हूं इस चीज पे कि बदला ले रहे हैं, मेरे तो भाई है, बहन भाई है वो।
वो बदला ले रहे हैं कॉलोनियलिज्म का और सारे 600 साल के हॉलोकॉस्ट का। मैं तो खुश हूं इस चीज पे, मैं तो उनकी तरक्की में बहुत खुश हूं। मेरा बस चले आज लाहौर के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियादें रखूं आके। बिल्कुल आपकी होना तरक्की चाहिए। सिर्फ इस चीज के अंदर है कि आप इंग्लिश और मैथ पढ़ें, वरना आप यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव, यू वॉन्ट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। आपकी डेस्टिनेशन काबल बन जाएगी। प्लीज जरा होश से काम लें। मैं बड़े अरसे से ये मिन्नतें तरले कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।